आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे गोवा के बारे में। गोवा कैसे और कब बना भारत का हिस्सा। ऑपरेशन विजय इसको बोला जाता है। कारगिल वाला ऑपरेशन विजय नहीं, अलग है। गोवा सुबह भारत की फोर्सेस गोवा में गई, शाम को गोवा हमारा हो गया। पूरा इतिहास जानेंगे, बड़ा मजा आएगा इस लेक्चर में आपको। भैया गोवा इस समय भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है गोवा। पापा गोवा जाना है, अच्छा बेटा गोवा जाना है, अभी बताते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है पापा से गोवा। गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है, बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और हम सब वहाँ पे घूमने जाते हैं। चर्चेस, बीचेस, बहुत ही खूबसूरत है गोवा, काफ़ी मॉडर्नाइज्ड है। हम इस लेक्चर में जानेंगे। गोवा हमारा स्टेट है, भारत का अब एक स्टेट है। तो इंस्टा पे मैं आ गया हूँ। पहले तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पे फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये देख रहे हो भारत। भारत को छोड़ो पहले, अभी नहीं, मतलब वर्ल्ड में अभी भारत को छोड़ो, अभी मैं आऊंगा इस पे। ये है, अरे यार, ये है गोवा। और गोवा की कैपिटल पणजी। छोटा सा स्टेट है, साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे है। ये आपको पता ही है। कोंकण कोस्ट बोला जाता है ना भैया। देखो महाराष्ट्र से जो कोंकण कोस्ट शुरू होता है, कोंकण रूट बड़ा फेमस है। पूरा वेस्टर्न घाट्स को कवर करता है। वेस्टर्न घाट्स को शायद्री भी बोला जाता है। और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जब आप ट्रेन से जाओगे ना गोवा, मुंबई टू गोवा का जो रूट है वो इतना सेनिक है, इतना खूबसूरत है भैया। ट्रेन से जाना मजा आ जाएगा। इतने ब्रिजेस पड़ते हैं और पूरा जंगलों से होते हुए दूध सागर फॉल्स, गोवा से आगे बढ़ जाओ, बड़ा खूबसूरत लगता है ना। तो महाराष्ट्र आपको पता ही, इधर महाराष्ट्र, इधर कर्नाटक है। अगर हम बात करते हैं गोवा की, तो भारत का स्मॉलेस्ट स्टेट है बाई एरिया। और पॉपुलेशन वाइज बात करें तो फोर्थ स्मॉलेस्ट स्टेट है। ठीक है, गोवा जो है, दो ही तो डिस्ट्रिक्ट हैं यहां पे। गोवा में सिर्फ और सिर्फ आपको दो डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। पंजिम यहां की कैपिटल है। राज्यसभा की एक सीट है, लोकसभा की दो सीटें हैं। एरिया रैंक इसकी मैंने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है अगर हम बात करते हैं। तो गोवा जो है बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा गोवा पे आता है, क्योंकि गोवा आप देख सकते हैं ना, अरेबियन सी से लगता है। तो जो ट्रेड है वो यहीं से ही होता है। और हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है। भारत के जितने भी राज्य हैं, गोवा में आपको हाईएस्ट जीडीपी मिलेगी। बेस्ट प्लेस की बात करें, मतलब 11th फाइनेंस कमीशन ने इसको बेस्ट प्लेस, भारत की सबसे बेहतरीन प्लेस बोला गया था। गोवा जो है, अब आप इधर आ जाइए। ये है आपका, अरे यार, ये साउथ गोवा गोवा और ये है आपका नॉर्थ गोवा। गोवा दो में डिवाइड है। एक है आपका नॉर्थ गोवा, आप देख सकते हो, और एक है आपका साउथ गोवा। पणजी जो है वो नॉर्थ गोवा में आता है। और ये सब आपको बहुत खूबसूरत यहां पे बीचेस मिलेंगे। ओके, चलो। अब आप देखो देखो गोवा का इतिहास। सबसे एक गोवा के बारे में ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। हर कोई घूमने जाता है गोवा, तो मतलब बहुत ही खूबसूरत है। बड़ा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है वो हमेशा रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्लोरा फोना की बहुत ही रिच लाइफ है। वेस्टर्न घाट्स है जो कि वेस्टर्न घाट्स को कवर करता है, जो कि बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है। अब हम हिस्ट्री देखते हैं। देखो गोवा की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे आए थे पुर्तगाली, है ना। पुर्तगाली यहाँ पे आए थे। हुआ क्या था कि गोवा जो है, गोवा हो गया और इधर ये जो कोचीन ओचीन हो गया, सब कुछ। देखिए, मैं अर्ली हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, आयरन एज, 16th सेंचुरी, किस रूलर के, मेडिवियल किंगडम, ये सब नहीं कवर कर रहा हूं, ठीक है। ये सब, ये बहुत लंबा इतिहास है। हम उसको, वो हमारा एक्चुअली में मोटिव नहीं है। हम हिस्ट्री ऑफ गोवा देखेंगे, हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स मैंने बताई है, गोवा की भी हिस्ट्री देखेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ पुर्तगाली एम्पायर जो है वो आप देखिए। तो आपको पता ही है कि यूरोपियंस जो हैं, जब ये हमारा भारत है और यहां पे जब इस्लाम का उदय हुआ, तो ये पूरे एरिया पे कैलिफेट्स का कब्जा हो गया। तो अब ये जो यूरोप आपको दिख रहा है, ये पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल, ये देखिए। तो अब इसने एक समुद्री रास्ता खोजा। वास्को डगामा आए यहां से होते हुए भारत के कोची में। बैटल ऑफ कोचीन लड़ी गई, ठीक है। कोचीन जो है, बैटल ऑफ कोचीन, और कोचीन आ गया पुर्तगालियों के पास। पुर्तगाली जो है ना, वो पहले थे जो भारत में आए थे, है ना, सबसे पहले पुर्तगाली थे। और उसके बाद पुर्तगाली सिर्फ सीधा उनका यह मानना था कि जो कोस्टल एरियाज है, आपको बता दूं कि बैटल ऑफ ड्यू, गोवा को कैसे एनेक्स किया गया, ये सब मैंने कवर किया है, इसमें सेपरेट लेक्चर्स हैं। तो जब भारत में पुर्तगाली आए, तो उनका यही था कि हमको, देखिए, जितने भी यूरोपियंस थे, क्योंकि अब देखिए जमीन का रास्ता हो गया बंद, तो समुद्र के रास्ते से भारत को खोजो। लेकिन भारत को खोजो क्यों? अरे भारत में मसाले हैं, कॉटन है, भारत से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था।
इसीलिए भारत को खोजना बहुत जरूरी है। तो समुद्री रास्ते से पुर्तगालियों ने भारत को सबसे पहले खोजा, और उसके बाद एक के बाद एक यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भारत में आना शुरू हो गई। ठीक है, 5 देश आए थे ना, पुर्तगाल था, डच थे, डैनिश थे, फ्रांस था, ब्रिटिश थे, ये 5 आए थे भारत में, जिसमें अल्टीमेटली ब्रिटिश टिका। पुर्तगाली भी थे, लेकिन पुर्तगाली बिल्कुल एक कोने में बसे हुए थे। ठीक है, तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए, बहुत पावरफुल लोग थे ये। और पुर्तगालियों ने धीमे धीमे सबसे पहले तो कोचीन, फिर दीव, और अल्टीमेटली उन्होंने गोवा को कैप्चर किया। गोवा को उन्होंने जीत लिया, है ना, गोवा को उन्होंने जीता। अल्फोंसो डी एल्बकर्क, ये सबसे पहले फ्रांसीसी अल्मीडा आए थे। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं। जब फ्रांसीसी डी एल्मीडा आए, और फर्स्ट पुर्तगाली वाइसरॉय थे ये, ठीक है, गोवा के पहले पुर्तगाली वाइसरॉय। 1510 तक हम ये देखते हैं कि एक तो दीव इन्होंने जीत लिया और एक गोवा को इन्होंने जीत लिया। ठीक है, तो 1510 तक इन्होंने गोवा को जीत लिया, और उसके बाद अल्फांसो डी एल्बकर्क जो है वो सेकंड वाइसरॉय बने, जब गोवा पूरी तरीके से पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। और धीमे धीमे फिर पुर्तगालियों ने अपना वर्चस्व जो है, ये अरेबियन सी है ना, यहां से अरेबियन सी, तो अपना वर्चस्व जो है वो बढ़ाना शुरू किया। गोवा को पुर्तगालियों ने मॉडर्नाइज करना शुरू किया। भाई पुर्तगाली कैथोलिक नेशन, तो यहां पे क्रिश्चियनिटी फैली। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि गोवा आज बहुत मॉडर्न है, और आज भी आप देखेंगे तो पुर्तगाली कैथोलिक कल्चर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। वो इसीलिए क्योंकि पुर्तगाली यहां पे रूल करके गए थे। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में और सबसे आखिरी में पुर्तगाली भारत से गए, ये आप याद रखिएगा। तो पुर्तगालियों ने गोवा में हॉस्पिटल्स बनाए, ऑर्फनेजेस बनाए, जो विडो थी, जो विधवाएं थी, वो दोबारा शादी कर सकती थी, काफी मॉडर्नाइज किया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड गोवा में बहुत ही ब्रूटैलिटी भी थी। भाई ऑटो डाफे, इंक्विजिशन यहां पे होने लगे। अगर आप क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जाते हो तो आपको मार दिया जाएगा। यहां पे जबरदस्ती कन्वर्जेंस होने लगे। पुर्तगालियों ने यह भी किया, हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी की गई, है ना। तो एक तरफ तो गोवा को पूरा मॉडर्नाइज किया गया, और दूसरी तरफ ये सब भी था। तो पुर्तगालियों के पास गोवा। अब बाकी जगह क्या चल रहा है, इधर ब्रिटिश आ गया, ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया। जब ब्रिटेन की ताकत फैली, देखिए ब्रिटेन और फ्रांस में कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन ब्रिटेन ने पुर्तगालियों को बोला कि देखो बेटा, तुम गोवा के आगे देखो, पुर्तगालियों की कौन कौन सी टेरिटरीज थी। गोवा थी, गोवा कैपिटल थी, दमन दीव, दादरा नागर हवेली, ठीक है ना। तो ये पुर्तगालियों के पास था। तो सीधा ब्रिटिशर ने बोल दिया कि देखो हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, है ना, तुम चुपचाप गोवा में रहना, इससे आगे बढ़े तो बेटा छोड़ेंगे नहीं। तो पुर्तगाली ये समझ गए थे बेस्ट यही है कि गोवा में ही रहो। और गोवा दोस्तों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया पुर्तगालियों के लिए कि गोवा को पुर्तगाल का ही ये पार्ट मानते थे। आपको पता है, पुर्तगाल का ही गोवा को ये पार्ट, जो भी ट्रेड होता था ना, गोवा जो था वो बेस बन गया। एल्बरकर्क ने जब मलक्का को 1511 में जीता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा किया, तो गोवा बेस था। और हर जगह इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, पर्शियन गल्फ, हर जगह गोवा से ही ट्रेड होता था। नई इनकी पॉलिटी आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन, ज्यूरिस्डिक्शन, ये बिल्कुल नया आ गया। इन्होंने नए नए बहुत सारे किले बनाने शुरू कर दिए, चर्चेस बनाने शुरू कर दिए। इसलिए मैं गोवा में आज भी आपको बहुत सारे चर्चेस मिलेंगे, ठीक है। और इंटरनल, जैसे ये कैलिकट से ट्रेड करते थे, इधर केरल मालाबार कोस्ट पे ट्रेड करते थे, गुजरात से ट्रेड करते थे। तो हर जगह इन्होंने ट्रेड किया है पुर्तगालियों ने। अब देखिए बहुत कुछ हुआ, है ना, बहुत सारी बैटल्स भी लड़ी गई, इधर मुगल से भी इनकी कॉन्फ्लिक्ट हुई। लेकिन हम उसको फॉरवर्ड करके आते हैं। गोवा जो है, क्रिश्चियनिटी जो है गोवा में फैली, और 1961 तक गोवा जो है वो पुर्तगालियों के पास रहा। अब हम ये देखते हैं, सीधा हम फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 1947 में। 1947 में क्या हुआ, भारत आजाद हुआ। अब भारत तो आजाद हो गया, ब्रिटिशर छोड़ के चले गए। 1950 आते आते लगभग सारे स्टेट जो हैं वो भारत के पास आ गए। प्रिंसली स्टेट और जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वो तो भारत की हो ही गई। लेकिन दोस्तों फ्रेंच टेरिटरीज और ये पुर्तगाली टेरिटरीज, ये जो थे, फ्रांस जो है वो भी देने को तैयार नहीं था। लेकिन फ्रांस और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो फ्रांस ने भी 1954 तक जो भी टेरिटरीज थी उन्होंने भारत को दे दी, है ना। प्रॉब्लम आई दोस्तों, पुर्तगाली पुर्तगाली भारत में जो टेरिटरीज थी, गोवा हो गया, ये दादरा देख सकते हैं ना, अरे यार ये दमन दीव हो गया, अभी मैं दमन दीव गया भी था, दादरा नागर हवेली हो गया, ठीक है। ये और ये पुर्तगालियों के पास था। इसको एस्टाडो डा इंडिया ये लोग बोलते थे, और इसको देने को ये लोग तैयार, देख सकते हैं ना गोवा कितना खूबसूरत है, खूबसूरत बीचेस हैं ये उस समय। अच्छा चलो अभी पहले मैं यहीं पे आ जाता हूं,
नहीं यहीं पे क्या आ जाता हूं मैं, बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसको देने को ये लोग तैयार ही नहीं थे, तैयार ही नहीं थे। और गोवन डायस्पोरा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस समय। रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो 61% हिंदू थे गोवा में, क्रिश्चियन जो थे सब कैथोलिक्स थे, देवर ऑलमोस्ट 37%, और बाकी 2-3% मुस्लिम थे, है ना। इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। अब 1947 के बाद ये मांग उठने लगी कि गोवा को अब भारत में आप मिला लो, लेकिन पुर्तगाली गोवा को देने के लिए तैयारी नहीं थे। 1928 में आपको बता दूं कि गोवा कांग्रेस बनी। ये गोवन कांग्रेस जो थी, गोवा का लिबरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ, और यहां पे गोवा के लोग और गोवा की कांग्रेस कमेटी बोलने लगी कि अब हमको आजादी चाहिए, बहुत हो गया, अब हमको आजादी चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये सब बोलने लगे। 1938 तक गोवा की जो कांग्रेस कमेटी थी वो सुभाष चंद्र बोस से मिली, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और उन्होंने गोवा में एक ब्रांच खोल दी। 1946 में राम मनोहर लोहिया जो थे वो गोवा गए और अपने दोस्त से मिले। राम मनोहर लोहिया ने बोला कि गोवा हमारा होना चाहिए, लेकिन हम जो मेथड अपनाएंगे वो गांधीयन टेक्निक्स पे होगा। पुर्तगाली गवर्नमेंट को ये एक फूटी आंख नहीं सुहा रहा था कि गोवा, वो बोल रहा था ना कि गोवा पुर्तगाल का ही है, बस हमसे थोड़ा दूर है, लेकिन हमारा ही है भाई, वो हमारे अंदर ही आता है। ये सब कुछ हुआ, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुए कि गोवा को आजाद कराओ। आजाद गोमंतक दल, फ्री गोवा पार्टी जो है वो फॉर्म हुआ। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हमको करने हैं। आजाद गोमंतक दल का यही काम था कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट से गोवा को आजाद किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट आजाद गोमंतक दल को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी। ध्यान दीजिएगा, सारे देश छोड़ के चले गए भारत को, सिर्फ पुर्तगाली नहीं जा रहे। भारत चाहती तो 1 घंटे में गोवा को आजाद करा सकती थी मिलिट्री को भेज के, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत को पता था कि वो सही नहीं होगा, एक गलत मैसेज आ जाएगा पूरी दुनिया में। जवाहरलाल नेहरू तो भाई गांधीयन थे, वो सीधा उनको यह मानना था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पूरी दुनिया में गलत मैसेज जाएगा, और वो हम नहीं होने देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत जो है, भारत बिल्कुल शांत तरीके से आगे बढ़ रहा है। पुर्तगाली जो है वो भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं बार बार। तो जैसे कृष्ण बोलते हैं ना कि धर्म स्थापित करने के लिए तो युद्ध करना ही पड़ता है। अभी तक तो हम लोग शांत थे, लेकिन अब होगी, अब दंगल होगा। इधर वीके कृष्ण मेनन हमारे मिनिस्टर थे। अगर हम बात करते हैं वीके कृष्ण मेनन, तो बहुत ही, हालांकि बड़ा कंट्रोवर्शियल उनका करियर रहा है, लेकिन हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे उस समय। वीके कृष्ण मेनन ने साफ साफ ये बोल दिया था कि हम तो, अगर हमको हथियार उठाने पड़े तो हम उठा लेंगे, अगर ये पुर्तगाली नहीं माने। आजाद गोमंतक दल को इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, पूरा फाइनेंशियल लॉजिस्टिक आर्मामेंट सपोर्ट जो है वो दे रही थी। अब हम ये देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी। देखिए, पुर्तगाली जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि हम गोवा को बचा लें, और वो यूनाइटेड नेशंस तक भी चले गए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हुए। इधर भारत जो है वो, जो गोमंतक दल को सपोर्ट कर रही थी, पूरी लाइन काट दे रहे थे। कई बार टेलीफोन लाइंस कट हो गई, टेलीग्राफ लाइन कट हो गई, रोड, वाटर, रेल ट्रांसपोर्ट। इनफैक्ट इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी लगा दिया गया गोवा पे, ताकि पुर्तगाली जो है वो गोवा तक पहुंच ही ना पाए। 27 फरवरी 1950 में भारत सरकार ने पुर्तगाली गवर्नमेंट से बोला, चलो बातचीत से रास्ता निकालते हैं, पुर्तगाली कॉलोनीज आप हमको, क्योंकि देखिए 1950 आते आते भारत के सारे स्टेट हमारे पास आ गए थे। मतलब हमारे जो प्रिंसली स्टेट, वो सब डिस्प्यूट जो है, भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल भले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो पूरा काम करके गए थे, है ना, और बाकी का काम जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ा दिया। तो 1954 में, 1950 में बातचीत जो है वो शुरू हुई, इंडियन गवर्नमेंट और पुर्तगाली, काफी डिप्लोमेटिक मिशन आए। 1954 में भारत सरकार ने वीजा रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि पुर्तगाल मान ही नहीं रहा था कि गोवा को हम आपको देंगे, बातचीत से मामला हल ही नहीं हो रहा था, तो 4 साल बाद 1954 में भारत ने वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि आप गोवा में ट्रैवल नहीं कर सकते, हम आपको वीजा देंगे नहीं भाई, क्योंकि उस समय गोवा अगर पुर्तगाल का था तो आपको वीजा चाहिए। और यही दमन दीव और दादरा नागर, जितनी भी पुर्तगाली टेरिटरीज थी, उनके सबके साथ यही पे हो गया। ठीक है, अब गोवा के लोग तो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, गोवा के लोग बोल रहे हैं कि भैया आ जाओ, क्योंकि देखिए रूल भी जो था ना पुर्तगालियों का, वो थोड़ा सा ब्रूटल था। आजाद गोमंतक दल जहां जहां प्रोटेस्ट कर रहा था, ब्रूटली सप्रेस कर रहे थे। पुर्तगाली पुलिस ऑफिसर्स ने
यहां पे 15 अगस्त को 1955 को 3,000 से 5,000 इंडियन एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चला दी, 30 लोग मारे गए। भारत का मूड खराब हो गया कि ये कैसे हो सकता है। भारत ने जो कॉन्सुलेट था, जो एम्बेसी थी पुर्तगाल में, वो बंद कर दी कि जाओ ऐसी की तैसी करेंगे। अभी तक ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डिप्लोमेटिक हो रहा है, अभी भारत ने अपनी आर्मी इस्तेमाल ही नहीं की है, ठीक है। तो यहां पे 1956 में पुर्तगाली एम्बेसडर ने यह बोला कि रेफरेंडम करवा दो गोवा में, रेफरेंडम करवा दो, वोट करवा दो, देख लेंगे कि गोवा के लोग किसके साथ क्या कहते हैं कि जाना चाहते हैं। ये लगातार ये लोग कर रहे थे, फिर यूनाइटेड नेशंस में चले गए, ब्राजील के पास पुर्तगाली जो है हर जगह जा रहे थे कि हमारी मदद कर दो, मैक्सिको से मदद मांगी, साउथ अमेरिका से मदद मांगी। और इधर वीके कृष्ण मेनन ने बोल दिया कि देखो, इंडिया हैड नॉट कोट अनकोट एब्जर्ड द यूज ऑफ फोर्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, वक्त आने पे हम फोर्स यूज करेंगे। फिर 24 नवंबर 1961 में एक ऐसी घटना हुई, साबरमती एक पैसेंजर बोट थी जो इंडियन पोर्ट ऑफ कोची से जा रही थी, और यहां पे पुर्तगाल का एक आइलैंड है जो उनके पास था, अंजी द्वीप। पुर्तगालियों ने इस बोट पे हमला कर दिया, पैसेंजर की डेथ हुई, एक पैसेंजर की डेथ हुई और चीफ इंजीनियर को बहुत ज्यादा इंजुरीज आई। बस अब भारत ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, तब से तुमको प्रॉपरली समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बातचीत से समझा रहे हैं। अभी तक तो नेहरू बोल रहे थे कि हमको शायद फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। 10 दिसंबर आर्मी एक्शन से 9 दिन पहले ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। नेहरू ने बोला बस बहुत हो गया, अब हम बैंड बजा देंगे। मतलब ऐसे तो नहीं बोला उन्होंने, ठीक है, लेकिन उन्होंने इन बिटवीन द वर्ड्स यही था। अब हम ये देख रहे हैं कि गोवा जो है, अब भारत ने मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू किया। भारत, इंडियन नेवी ने 2 वॉरशिप डिप्लॉय किए, एक आईएनएस राजपूत और एक आईएनएस किरपान। और इधर भारत की तरफ से ब्रिगेडियर सगत सिंह जो है ना, 17th इन्फेंट्री डिवीजन, जो कि मेजर जनरल केपी कांडेज जो थे, 50th पैराशूट ब्रिगेड जो कि ब्रिगेडियर सगत सिंह ये लीड कर रहे थे, वो चले गए। फिर मराठा इन्फेंट्री, राजपूत रेजिमेंट, 5th बटालियन ऑफ मद्रास रेजिमेंट हो गया। अब ऐसी की तैसी, इधर एयर कमांड रेडी है, नेवल कमांड रेडी है, मिलिट्री रेडी है। हालत खराब होगी पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों ने भी मिलिट्री प्रिपरेशन की, लेकिन दोस्तों कहां पुर्तगाल कहां भारत, इतनी दूर है और छोटा सा है पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने सोचा कि जो लोकल्स हैं हम उनकी मदद ले लें, लेकिन ज्यादा दोस्तों इससे कुछ फायदा हुआ नहीं। पुर्तगालियों ने भी अपनी फोर्सेज जो हैं वो ऑर्गेनाइज की। 18 दिसंबर को सुबह इंडियन आर्मी गई, शाम तक गोवा हमारा हो गया। पूरा गोवा, अभी तक इंडियन आर्मी जो है बहुत पहले कर देती थी, लेकिन फिर एक गलत मैसेज नहीं देना चाहती थी। लेकिन जब पुर्तगालियों ने हदें पार कर दी, तो सुबह 18 दिसंबर को गोवा में गई और शाम तक गोवा जो है वो हमारा हो गया। हर किसी ने सरेंडर कर दिया और यहां पे ज्यादा कुछ मिला नहीं पुर्तगालियों को, ठीक है। पुर्तगालियों ने सरेंडर किया। फिर उसके बाद 19 दिसंबर को एक फॉर्मल सेरेमनी हुई और ये 451 साल का जो पुर्तगालियों का रूल था वो फाइनली हम देखते हैं खत्म हो गया। 48 घंटे के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर पूरे गोवा को जीत लिया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये गोवा की इस समय है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं किस तरीके का आर्मी बिल्डअप हुआ, या आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां जो है लोग जो है वो खुशी मना रहे हैं। और 1961 में ही दोस्तों दमन दीव, दादरा नागर हवेली भी हमारे हो गए। यानी कि 1961 एक ऐसा 1961 दिसंबर में एक ऐसा जो गोवा, दमन दीव ये सब हमारे हो गए। 17 से 19 दिसंबर तक ऑपरेशन विजय चला। कैजुअलिटीज की बात करें तो भारत की तरफ से 22 लोगों की जाने गई और पुर्तगालियों की तरफ से बहुत लोग, 30 लोग मारे गए, 57 घायल हुए और 4,500 लोगों को, मतलब जो यहां के आर्मी के लोग थे उन सबको कैप्चर कर लिया गया। और उसके बाद फिर गोवा को 1962 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया विद 12th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और मतलब इसको 12th अमेंडमेंट कहते हैं। भारत को 8th यूनियन, मतलब गोवा को 8th यूनियन टेरिटरी बनाया गया और फिर 1987 में इसको एक स्टेट बना दिया गया, ठीक है ना, एक स्टेट बना दिया गया। और अभी गोवा जो है वो हमारा स्टेट है 1987 से लगातार। ये गोवा बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग घूमने के लिए जाते हैं, आप भी जा सकते हैं। बहुत सारी ट्रेन है जो गोवा जाती हैं और बड़ा ही खूबसूरत है। तो ये लेक्चर था दोस्तों गोवा पे, आई होप आप समझे होंगे।
इस तरीके के लेक्चर्स मैं लाता रहूंगा। कल भागवत गीता पे लेक्चर आएगा, यस, सेकंड इंट्रोडक्शन लेक्चर।